सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। देख लीजिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अभी भी पढ़ाई चल रही है। एक्चुअली मेरी भी चल रही थी ब्रेक में, पर कोशिश यही रहती है कि हम लोग सबसे बेहतरीन 20 स्टॉक्स जो आज के ट्रेडिंग सेशन में रडार पर रखते हैं वो स्कैन करते रहें। कल रात में भी बैठे हुए थे, सुबह उससे बेहतर मिल जाते हैं तो उससे चेंज करते हैं। तो ये प्रोसेस ऑनगोइंग है, बल्कि शो की ब्रेक के दौरान भी प्रोसेस चल रहा होता है। खैर, आइडिया है कि 20 स्टॉक्स हाईलाइट करेंगे जो रडार पे रखने हैं। कोई ट्रेड, कोई इन्वेस्टमेंट के लॉजिक से नहीं, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका ब्रोकर ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड है आपको गाइड करने के लिए। हम सब मिलके यहाँ पे होमवर्क कर रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एकदम फ्लैट ओपनिंग होगी, लेकिन ठीक है, भारतीय बाजारों का मूड बुरा नहीं है। 6 दिन की तेजी के बाद अगर 7वें दिन फ्लैट और इन ग्रीन खुलने की तैयारी कर रहे हैं तो बुरा नहीं है आज। लेकिन सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, देखते हैं दिन कैसा पैन आउट होता है। लेकिन आशीष, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? और शुरुआती 2 खिलाड़ी भी साथ में, कौन कौन से? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। मूड माहौल के लिहाज से देखें तो गिफ्ट निफ्टी तो बिल्कुल फ्लैट है। यूएस के मार्केट से हमारा तालमेल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो यूएस के मार्केट्स को देख के कुछ खास फ़ायदा नहीं है। खबरों की बात करें तो कल आपने ऐसा कंपटीशन दिया ना कि मैं देर रात तक सिर्फ एक स्टॉक था मेरे पास, खबरों वाला। उसके बाद सारी तैयारी आज सुबह हुई है और अभी भी ढूंढ रहा था कि कुछ बेहतर हो जाए, तो मैं थोड़ा सा मेरे साथ क्या होता है, मैं सुबह की मॉर्निंग कॉल पढ़ भी रहा होता हूँ तो मेरे पास कमेंटो खुला होता है सामने। हाँ। जैसी पॉपअप आ रहा है, मैं रख लो भाई, ये रख लो भाई। तो आज थोड़ी सी तकलीफ हुई। इनफैक्ट एक स्टॉक मेरा अटक भी रहा था कि 9 स्टॉक हो गए थे, एक मिल ही नहीं रहा था, तो प्रयास चाल गया। अब देखेंगे, शुरुआत में कर लेता हूं। और पहला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है अदानी पोर्ट्स। यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। और कारण ये कि मैनेजमेंट की मीट हुई है इन्वेस्टर्स के साथ, एनालिस्ट के साथ, और इसके बाद कुछ अच्छे कमेंट्री निकल कर आ रही है। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि 2030 तक मैनेजमेंट की गाइडेंस है 1 बिलियन टन कार्गो वॉल्यूम करने का। और मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि जो यूएस ने टैरिफ लगाए हैं, इसके बाद जो पोर्ट वॉल्यूम्स है इसमें बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिला है। अब मैक्वारी की तरफ से जो टारगेट प्राइस है ये 1650 रुपये से बढ़ाकर 1760 रुपये कर दिया है, तो अपने आप में अच्छी खबर है। ब्रोकरेज हाउस का भी भरोसा है, तो स्टॉक को रख लिया है इन ग्रीन। दूसरे नंबर पर है HPCL। इनफैक्ट एक और ऑयल मार्केटिंग कंपनी है मेरे रडार पर। कारण ये है कि एक तो क्रूड वहीं का वहीं है, कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि क्रूड का चार्ट में देख रहा था कि शायद अगर क्रूड में तेज़ी आ जाए तो मैं ONGC को ले लूँ, लेकिन वो भी हुआ नहीं। लेकिन क्रूड वहीं का वहीं है। अब सिटी की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में सिटी ये कह रहा है कि अगर आप अपस्ट्रीम काउंटर पार्ट्स के मुकाबले देखें तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ये वेल पोजीशनड है, और इसी के चलते HPCL पर इनका टारगेट 530 रुपये का है, तो इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अच्छा, सबसे पहले तो आज जो स्टॉक रडार पर रहेगा वो है देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस। आज है वो D-Day। पिछले 2 दिनों से पूरा IT को उत्साहित करने का काम इसी का था। जब इसने परसों आके कहा था, आशीष ने सुबह टीम में मेंशन भी करा था कि बोर्ड मीट आनी है थर्सडे को, बायबैक पे आज विचार हो रहा होगा। तो आज वो D-Day सामने खड़ा हुआ है। एक तरफ वो इन्फी की बायबैक, दूसरी तरफ ट्रेड टॉक्स रिज्यूम होने का भरोसा जो बढ़ रहा था, उसके बीच में IT ने आउट परफॉर्म करा है। रख तो ग्रीन रहा हूं कि खबर पॉजिटिव है, पर 2 दिनों की तेजी के बाद मुझे लग रहा है न्यूट्रल डे हो सकता है इन्फोसिस के लिए, क्योंकि स्ट्रीट नर्वसली इंतजार कर रही होगी बायबैक अनाउंसमेंट का। और प्रॉब्लम यह है कि बहुत कुछ स्ट्रीट, आमतौर पे बायबैक्स में ऐसा होता नहीं है, लेकिन इन्फी के लिए बहुत क्लैरिटी के साथ स्ट्रीट मान के चल रही है आंकड़ों को। अब क्या होता है, आमतौर पे जो कैश एंड इक्विवेलेंट्स होते हैं, पिछला हिस्ट्री कहती है उसका करीब 30% के आसपास बायबैक पे खर्च करते हैं। पिछले क्वार्टर में पता था 45,000 करोड़ रुपए के आसपास का कैश था। 30% के आसपास उसका खर्च करना है तो शायद 13,000 14,000 करोड़ रुपए के आसपास की बायबैक का क्वांटम अनाउंस कर सकता है इन्फोसिस। रीसेंट हिस्ट्री के इन्फी ने असल में इससे पहले 4 बायबैक का रखे। 2022 में लास्ट बायबैक था, तो 3 साल बाद ये अगले बायबैक की तैयारी हो रही है। पिछला बायबैक आया था तो 25% उस समय जो भाव चला था उसके प्रीमियम पे आया था। अब वो कल की क्लोज से कैलकुलेट करूं तो 1900 प्लस के आसपास आने, 1900 पकड़ लीजिए बायबैक का ये प्राइस होगा। तो ये इसीलिए ये इतने दिनों से आप इसी तरह की बातें सुन रहे हैं, इतना बायबैक इस भाव पे, तो इस स्ट्रीट ने सब अजम्पशंस ऑलरेडी बिल्ट इन कर लिए हैं।
तो अब इससे जितना डिविएशन होगा उस लिहाज से शायद ये स्टॉक रिएक्ट कर रहा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आज, क्योंकि हमने ये सब यूनानिमसली इसी तरह की बातें कर रहे हैं, तो भाव में शायद है। ये बात अलग है कि आईटी का मूड सुधरा हुआ है, तो देखते हैं आज बिहेव कैसे करेगा, लेकिन आज शायद न्यूट्रल डे के साथ अप्रोच होगा स्टॉक का। एक समय तो मैं सुबह सोचा था लाल कर दूं, लेकिन ये खबर तो अच्छी है, खबर तो पॉजिटिव है, बायबैक पे बोर्ड मीट है, ग्रीन ही रख रहा हूं, लेकिन आज सिर्फ वॉच पे रखने वाला स्टॉक है। अब ये बायबैक क्या होगा, है इस समय मैक्रो अनसर्टेनिटी, तो बायबैक स्टॉक को कुशन जरूर दे देगा, वो इंपॉर्टेंट है। खैर, स्टेटेड पॉलिसी रही है रिटर्न करने की कैश, उसकी कड़ी में ही बायबैक आ रहा है। दूसरा यस बैंक है, जिसे कल भी मेंशन करा था, जब वो कोटक का लास्ट ट्रेड प्ले आउट होना था, यस बैंक हमने टीम में मेंशन करा था, ये कहते हुए कि शायद वो पैसा सुमितोई बैंक का, सुमितोमो बैंक का इसी यस बैंक में चैनलाइज हो रहा होगा। तो अब वो कल मनी कंट्रोल की एक एक्सक्लूसिव में पढ़ रहा था, ये पैसा इन्फ्यूजन की तैयारी हो रही होगी दिसंबर के आसपास, जब यस बैंक फंड रेजिंग की तैयारी करेगा। तो सुमितोई का 20% स्टेक पहुंच रहा है 24.99 पे, 4,000 करोड़ रुपए डाल के ये वहां पे पहुंचाएंगे अपने स्टेक को। उसके बाद फिर आरबीआई को अप्रोच करेंगे, फिर इसीलिए क्योंकि अभी इन्होंने स्टेक बढ़ाने के लिए 24.99 करने की मंजूरी मांगी थी, मिल गई थी रेगुलेटर से। अब जब वो स्टेक वहां पे पहुंच जाएगा तो ये फिर अप्रोच करेंगे कि इनको एक प्रमोटर का टैग अब यस बैंक का दे दिया जाए। और ये जो पैसा इन्फ्यूजन हो रहा है, मेरे ख्याल से सुमितोमो ये भी दिखाना चाहता है कि वी हैव आवर स्किन इन द गेम, वो इंपॉर्टेंट है। आज फिर इन ग्रीन लेके चलते हैं स्टॉक को। पहले दो हो गए ये दोनों स्टॉक्स, अगला कौन सा भाई साहब? अगला स्टॉक भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से और बीपीसीएल, इसका चार्ट थोड़ा सा बेहतर लग रहा था। तो रिपोर्ट तो वही है सिटी की तरफ से, जहां पर ये कह रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी थोड़ी सी बेहतर पोजीशनड है, और इसी के चलते बीपीसीएल का जो टारगेट है सिटी की तरफ से, ये 440 रुपये का भाव चल रहा है, 320 रुपये के आसपास का। चार्ट बेहतर है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कुछ खास काफ़ी महीनों से किया नहीं है, तो इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है, लिस्ट में शामिल करके चल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है डॉक्टर रेड्डीज, और देर रात को एक खबर निकल कर आई है कि कंपनी ने जो है जॉनसन एंड जॉनसन की जो अफिलिएट कंपनी है, इससे वर्टिगो की दवा के कुछ ब्रांड्स और राइट्स इन्होंने खरीदारी की है, और तकरीबन 50 मिलियन डॉलर के आसपास में खरीदारी की है। और भारत सहित अगर आप देखें तो 18 मार्केट में इसको आगे जाके डॉक्टर रेड्डीज लॉन्च करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अब बड़ी बात है कि मैं देख रहा था कि दरअसल ये वर्टिगो है क्या, तो पता चला कि बहुत कॉमन चीज़ है, कोई बड़ा खास बीमारी डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन किसी को भी हो सकता है। दरअसल अगर आप देखें तो थोड़ा सा टेक्निकल जाएंगे, लेकिन आपके ईयर्स यानी कान और ब्रेन के बीच में अगर बैलेंस तालमेल बिगड़ता है तो किसी को भी एक चक्कर जैसे महसूस होते हैं। तो ग्लोबली मैं देख रहा था कि 2 से 3% लोग इससे अफेक्टेड होते हैं, और भारत में तो कुछ रिपोर्ट से पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है, लेकिन बताते कि 5 करोड़ लोग आसपास इसे फील करते हैं। कुछ वो ये होता है, वो कान और उसमें कोई लिक्विड की बैलेंसिंग गड़बड़ा जाती है, ऐसा कुछ होता है ना? यस, तो सडनली चक्कर जैसा आता है, लोगों को गिडीनेस होती है, नोजिया फील होता है, और बहुत सडन होता है, कोई डिसऑर्डर नहीं होता, आपको बेड पे लेटे रहना पड़ता है। यस, हाँ, तो सीरियस चीज़ है। 5 करोड़ के आसपास इंडिया में लोग अफेक्टेड है, तो मार्केट साइज के लिहाज से भी अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर रेड्डीज के पोर्टफोलियो में एक बढ़िया एडिशन है, और ये स्टॉक कल भी हमने डिस्कस किया था टेक्निकल पैरामीटर्स पर, ऑलमोस्ट 1% कल बंद भी हुआ है, तो कंफर्ट है इस खबर के चलते, इसके लिए डॉक्टर रेड्डीज को भी रखा है इन ग्रीन। हाँ, कल मेंशन था, परसों 3-3.5% के उछाल के ऊपर चार्ट्स अच्छे बैठ रहे हैं, और 1% मूव फिर मिला। रखिए भाई, फिर आज रडार पे डॉक्टर रेड्डीज। 2 ऑर्डर बैक करने की खबरें, 2 रेलवे से जुड़ी कंपनियां। पहला है उसमें जुपिटर वेगन्स, इसको ऑर्डर मिला है इसकी मटेरियल सब्सिडरी को 9,000 फिएट एक्सेल्स कोचेस के लिए सप्लाई करने के लिए। रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी है, 113 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर जुपिटर वेगन्स के पास आता हुआ। रिसेंटली अच्छे ऑर्डर्स रेलवे पोर्टफोलियो में तो ये बैक कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से कुछ ही दिन पहले की बात है, पिछले महीने की कहानी है, जब वंदे भारत ट्रेन के लिए भी कुछ वो व्हील सेट सप्लाई करने का बड़ा 215 करोड़ का ऑर्डर मिला था। तो जुपिटर वेगन्स इन ग्रीन, इन ऑर्डर बैक करने की खबरों के बीच। रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल इन ग्रीन, क्योंकि इसको भी रेलवे से, इस केस में वेस्ट सेंट्रल रेलवे से 169 करोड़ के ऑर्डर के लिए ये लोएस्ट बिडर
L1 बन के सामने उभरे, ग्रीन कर दे। दोनों ऑर्डर बैक करने की खबरें अच्छी साउंड कर रही हैं, दोनों ग्रीन हैं। और अगले दो रेलवे स्टॉक्स में हम देख भी रहे हैं कि लगातार ऑर्डर विंस बनते जा रहे हैं। रेल टेल को मिले थे हफ्ते की शुरुआत में, बड़े गजब के ऑर्डर्स मिले थे। तो रेलवे स्टॉक्स अगर आप देखें तो अब फिर से फोकस में आ रहे हैं और बड़े ऑर्डर विन के चलते इन स्टॉक्स में एक्शन भी देखने को मिल रहा है। अगला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। और हॉस्पिटल स्पेस की, हेल्थ केयर स्पेस की लगातार चर्चा हम इस शो में करते आ रहे हैं। और दरअसल अगर आप देखें तो Q1 नतीजों के बाद से मूड माहौल में काफ़ी बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला। वैसे तो ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंडिंग ही रहते थे, लेकिन Q1 में जिस प्रकार के इंटरनल, चाहे अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें या फोर्टिस हेल्थ केयर की बात करें, या फिर अगर आप दूसरे छोटे हॉस्पिटल स्टॉक्स भी देखें तो वहाँ पर प्रदर्शन और अर्निंग्स काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिली थी। तो फोर्टिस हेल्थ केयर एक अनडिस्प्यूटेड पैरामीटर है टेक्निकल तौर पर, वो है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पर हो तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की टेक्निकल स्ट्रेंथ है और बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप है। और ये स्टॉक अगर आप देखें तो नए कीर्तिमान लगातार नए हाई स्केल करते जा रहा है, अर्निंग्स का कंफर्ट है और साथ में टेक्निकल जितने बेहतर है। तो इस स्टॉक को सिर्फ चार्ट देखने के लिए आपके लिए इन ग्रीन रख रहा हूँ, एक बार चार्ट इसका ज़रूर देखिएगा। दूसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक। और बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते तक आपको काफ़ी ज़्यादा निराश कर रहे थे, और इस हफ्ते अगर आप देखें तो आईटी की तरफ से भी मार्केट में सपोर्ट देखने को मिला और बैंक्स ने भी दोबारा चलना शुरू कर दिया। हालांकि सभी बैंक्स नहीं चल रहे हैं। पिछले 2 दिनों का प्राइस एक्शन अगर आप मार्केट का देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स में खास स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। लेकिन कल के सेशन में इंटरेस्टिंगली एक्सिस बैंक की क्लोजिंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। और ये जो क्लोजिंग आपको देखने को मिली है ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 10 दिनों के बाद सबसे बेहतर क्लोजिंग देखने को मिली। अब 10 डेज तक पिछले प्रीवियस 10 कैंडल्स डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने कुछ किया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, एकदम साइडवेज चल रहा था और बड़ा चौपी सा इसका पैटर्न बना हुआ था। लेकिन कल ऑलमोस्ट 1.5-2% की तेजी 10 दिनों के बाद इस स्टॉक में देखने को मिली। तो एक ऑलमोस्ट 10 डेज की कंसोलिडेटिंग रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो अगर आज बैंक निफ्टी बेहतर होता है, मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा बेहतर होता है, तो एक्सिस बैंक पर आप फोकस करके चल सकते हैं। इसके लिए इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ओके, मैज़गांव डॉक। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सुबह 7 बजे शो में सतपति साहब ने उसको टेक्निकली भी साउंड बताया। टीम में तो खैर इसलिए था क्योंकि अपडेट्स आए थे कि इन्होंने इंडियन नेवी के साथ सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए निगोशिएशन स्टार्ट कर दिए हैं। सबमरीन प्रोजेक्ट थी वो P-75I, जिसके लिए आपको याद हो कुछ दिन पहले स्टॉक रडार पे आया था जब मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार ने या कह लें डिफेंस मिनिस्ट्री ने मंजूरी दी थी कि ये और मैज़गांव डॉक मिलकर जर्मन सपोर्ट के साथ 70,000 करोड़ रुपए की पनडुब्बीज पे बातचीत आगे बढ़ाएं और उसे बिल्ड करें। 6 सबमरीन्स एक्वायर करने की बात थी, बनाने, कंस्ट्रक्ट करने की बात थी। तो अब वो धीरे धीरे करके मोमेंटम तूल पकड़ रहा है, इसीलिए मैज़गांव डॉक इन ग्रीन रखा था। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत दिनों बाद ऐसी खबर आई तो मैंने कहा आज मेंशन करा जाए। हालांकि इन्होंने एक जहाज खरीदा है, सेकेंड हैंड ही लेते हैं आमतौर, बहुत ही महंगे आते हैं। वेरी लार्ज गैस कैरियर है इस केस में, वो उसकी कैपेसिटी वगैरह आपकी स्क्रीन्स पर है, जिसकी फिजिकल डिलीवरी कल हैंडओवर हुई है। इनके पास वो जहाज आता हुआ, इसीलिए शिपिंग कॉर्पोरेशन को उस VLGC गैस कैरियर, VLGC, अदरवाइज VLCC होता था। VLCC तो बंदरा लूथरा का वो है, नहीं वेरी लार्ज क्रूड कैरियर होते हैं VLCC, और ये इस केस में VLGC है, गैस कैरियर जो इन्होंने एक्वायर कर लिया। ग्रीन रखा है स्टॉक को भी। ब्रेक का समय है, 12 स्टॉक्स हो गए, प्रॉमिस था 20 स्टॉक्स का, तो ब्रेक के उस पार अगले 8 पे बातचीत। वो 10वां मिल गया क्या? 10वां मिल जाएगा, ब्रेक में ही मिल जाएगा, ब्रेक ले लो, काम चलता रहेगा।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले स्टॉक्स का डिस्कशन कर रहे थे, अगले चार स्टॉक्स पर भी बात कर लेते हैं। और बैंकिंग स्टॉक से चर्चा हम कर ही रहे थे, एक्सिस बैंक का जिक्र मैंने किया। अब इंडियन बैंक, ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो एक्सेप्शनल है। अब इसे एक्सेप्शनल इसके लिए कह रहा हूँ कि एक तरफ अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक्स बिल्कुल फ्लैट मूव है, कोई हलचल यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। अगर आप ओवरऑल पीएसयू बैंक्स को देखें तो पिछले 4-5 सत्रों से थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर एक्शन देखने को मिला है। अब लेकिन खास बात यह है कि अगर आप लास्ट 6 मंथ्स में देखें तो निफ्टी बैंक में 13-14% की तेजी देखने को मिली है। और जो स्टॉक मैं लेकर आया हूँ इंडियन बैंक, यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने में 36% की तेजी आपको देखने को मिली। एक तरफ जहाँ पर स्टॉक्स अटके हुए हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये स्टॉक आप देखें तो ऑल टाइम हाई पर खड़ा हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इसी आउट परफॉर्मेंस के चलते अगर आज फिर से निफ्टी बैंक फोकस में आता है तो इंडियन बैंक इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। इन ग्रीन रखा है, यहाँ पर रखेंगे खास नजर। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्यूएसआर स्पेस में भी एक्शन है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, बड़ी तेजी से ऑफ हाइज हो जाते हैं, इसको चुना नहीं है। लेकिन अगर आप वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड का चार्ट देखेंगे तो पिछले ऑलमोस्ट 4 हफ्तों से पॉजिटिव प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड में आपको बता दूं कि ये वो कंपनी है जिसके पास मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज है वेस्ट में और साउथ इंडिया में। तो इस स्टॉक के ऊपर भी रखेगा फोकस। कल 2% की तेजी के साथ बंद हुआ है तो इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, और ये बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं फ्रेंचाइजी को, मैकडॉनल्ड्स को। क्योंकि मैं जब नॉर्थ में गया तो मैंने रियलाइज किया कि हमारे वेस्ट और साउथ वाले मैकडॉनल्ड आउटलेट्स क्लास अपार्ट हैं उसके सामने। अच्छा। पंजाब में कहीं ट्रैवल करना था मुझे, तो पंजाब के जो मैकडॉनल्ड के आउटलेट्स हैं बड़े ठंडे से हैं वो, क्योंकि फ्रेंचाइजी ओनर ही कोई और है। हाँ, वहाँ पे कोई तो और। उसमें मज़ा नहीं था। हमारे वाले तो इस साइड वाले, मुंबई साइड और महाराष्ट्र साइड और इस साइड वाले तो क्लास हैं उस कंपैरिजन्स में। खैर, GOCL कॉरपोरेशन, ये कंपनी बहुत कुछ काम करती है। उनमें से एक इसकी सब्सिडरी जो है प्रोमिनेंट, वो जो कोल इंडिया के साथ बार बार बल्क एक्सप्लोजिव्स का करार होता है, ऑर्डर मिलते हैं, है ना, वो सब्सिडरी का नाम है आइडियल एक्सप्लोजिव्स। पर क्या हुआ था, कुछ समय पहले आपको याद होगा खबर आई थी कि कोल इंडिया ने, कुछ समय का, अब तो काफी समय हो गया, इनको बैन कर दिया था किसी वजह से। 2 साल के लिए बैन थे कि कोल इंडिया इनको और उसकी सब्सिडरीज इनको ऑर्डर्स नहीं देंगे। इन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट को, कैलकाटा हाई कोर्ट को अप्रोच करा था। कोर्ट ने केयरफुल कंसिडरेशन के बाद वो कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस जारी करी थी कोल इंडिया को। इन्होंने कल शाम को अपडेट दिया कि कोल इंडिया ने जब वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस वगैरह देखी तो उन्होंने कम्युनिकेशन करा कि हम आपका बैन पीरियड 2 साल से रिड्यूस करके 1 साल कर रहे हैं। और दरअसल वो 1 साल का बैन पीरियड ऑलरेडी अब लैप्स हो चुका है। तो टेक्निकली, इफेक्टिवली अब ये कोल इंडिया के बैन से बाहर आ गए हैं। अब ये कोल इंडिया के ऑर्डर्स के लिए बिड कर सकते हैं। तो अच्छी खबर है GOCL कॉर्पोरेशन के लिए, इसीलिए ग्रीन कर दिया। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, भाई होल्डिंग कंपनी में क्या होता है, अंडरलाइंग की वैल्यू बढ़ती रहती है तो होल्डिंग का स्टॉक इधर उधर होता है। लेकिन आप अगर बने हुए तो आपको कुछ मिलना है नहीं, मिलता तभी है जब ये लोग डिविडेंड डोल आउट करते हैं, है ना। तो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, एक कैपिटल एप्रिसिएशन है, दूसरा प्योर प्ले डिविडेंड है। जो बैठे रहते हैं उनको लिए सिर्फ डिविडेंड ही कमाई है। तो अब आ गई बारी, डिविडेंड डोल आउट करने की तैयारी कर रहे हैं। सितंबर 16 तारीख को, यानी कि आने वाले मंगलवार को, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की बोर्ड मीट है। डिविडेंड डिक्लेयर, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने पे विचार कर रहा हूँ। थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक था, ऑफ लेट इन ग्रीन रख दिया है। हालांकि सिर्फ ये इस तरह के स्टॉक सिर्फ रडार पर रखने वाले होते हैं, आपके लिए है स्क्रीन पे बढ़िया सा। क्योंकि रडार पर इसलिए क्योंकि समझ में नहीं आता, कभी स्ट्रीट को 60% डिस्काउंट कम लगता है, कभी 80% डिस्काउंट कम लगता है। अपने हिसाब से स्ट्रीट मूड के हिसाब से डिस्काउंटिंग का फैक्टर घुमाता रहता है। खैर, इन ग्रीन है भाई डिविडेंड बोर्ड मीट से पहले। आखिरी के 2 कौन से? आखिरी के 2, एक तो NLC इंडिया, ये स्टॉक है और यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, इसके चलते स्टॉक को अपनी लिस्ट में रख रहा हूँ। और 24 मार्च के बाद सबसे बेहतरीन क्लोज यहाँ पर देखने को मिला है। इंट्राडे स्विंग्स तो जरूर देखने को मिले थे, लेकिन क्लोजिंग कल की काफ़ी शानदार है। ऑलमोस्ट 4% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है, तो एक बार इसका भी चार्ट आप जरूर देखिएगा।
दूसरा और आखिरी स्टॉक जो है, और वो ये 10वां स्टॉक इसी ढूंढ रहा था, बजाज फाइनेंस, यहाँ पर आप रख सकते हैं। और इसमें भी कल की जो क्लोजिंग है काफ़ी शानदार देखने को मिली। कल ऑलमोस्ट 2% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि बैंक्स फाइनेंस पर दोबारा मार्केट का फोकस आ रहा है। और यहाँ पर जो कल की डेली कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है, अब से सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो बजाज फाइनेंस को भी रखा है इन ग्रीन। एक स्टॉक समझ में नहीं आ रहा था इसलिए हटा दिया। आज खबरों में टॉप 20 में होना चाहिए था, पर शेड नहीं दे पाया मैं। तेगा इंडस्ट्रीज, बहुत ही बड़ा एक्विजिशन अनाउंस कर दिया इन्होंने। अच्छा लग रहा है, एक बड़े पी प्लेयर के साथ एक्वायर करने जा रहे हैं तो भरोसा बढ़ रहा है। पर अपने साइज के बराबर की साइज की कंपनी खरीदने की बात हो गई। 13,000 करोड़ रुपए की तेगा है, 13,000 करोड़ के आसपास का एक्विजिशन है शायद, है ना? तो समझ में नहीं आता स्ट्रीट रिएक्ट कैसे करेगा, इसलिए टॉप 20 में मेंशन नहीं करा है। लेकिन इतनी बड़ी खबर को मिस नहीं करना था, इसलिए बता दिया आपको। कलर शेड देना थोड़ा मुश्किल था इसको आज। अगला जो स्टॉक है वो है ब्लू जेट हेल्थ केयर। इसको फिर आज लाल कर रहा हूं, कल भी लाल कर रहा था। कल मैंने कहा था अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ शाम को, हुआ क्या, क्योंकि कल नॉन रिटेल के पार्टिसिपेशन का दिन था। ब्लू जेट हेल्थ केयर का बेस साइज था, प्रमोटर स्टेक बेच रहे हैं ओएफएस के जरिए, 53 लाख शेयर्स का बेस था, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन था 53 लाख का। कल जो बिड्स आए 1,75,00,000 शेयर्स के आए, यानी कि बेस का 3.25 गुना, और अगर मैं ओवर सब्सक्रिप्शन मिला लूं तो 1.6 टाइम्स की बिड्स आई हैं। 675 का फ्लोर प्राइस था, इंडिकेटिव प्राइस आ रहा है 686 का, और वही 685 के आसपास क्लियरिंग प्राइस है। कल दबाव के बावजूद ये स्टॉक 700 के आसपास खड़ा हुआ है। ठीक है, रिस्पॉन्स ठीक था, भाव अभी भी जो समीकरण बैठ रहे हैं नीचे के। मैं ब्लू जेट हेल्थ केयर को अभी भी आज लाल लेके जा रहा हूं, पर आप रडार पर रखिए बस। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का लॉक इन, क्योंकि आईपीओ का खुल रहा है, करीब 3.7 करोड़ शेयर्स का, इसीलिए रेड रखा है। लेकिन इसका कोई मायने नहीं है कि सिर्फ लॉक इन खुलना मतलब ये शेयर्स एलिजिबल हो रहे हैं ट्रेड के लिए, ना कि बिकने आ रहे हैं। पर लाल रख रहा हूं, वैसे अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। रखिए रडार पे सारे स्टॉक्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो 20 स्टॉक्स का एक रैप अप। स्टॉक्स की लिस्ट है तैयार, और सबसे पहले स्टॉक है मेरी लिस्ट में अदानी पोर्ट्स, इसको रखा है इन ग्रीन। एचपीसीएल, बीपीसीएल यहाँ पर भी रखेगा फोकस। डॉक्टर रेड्डीज ने एक एक्विजिशन किया तो स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। फोर्टिस हेल्थकेयर, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, वेस्टलाइफ फूड, एनएलसी इंडिया और बजाज फाइनेंस को टेक्निकल पैरामीटर्स पर रखा है इन ग्रीन। ओके, मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर आएगी, सिर्फ खबरों की वजह से, रुझान की वजह से लाल और हरे। इन्फी, यस बैंक, जुपिटर वेगन्स, आरवीएनएल, मज़गांव डॉक, शिपिंग कॉर्पोरेशन, जीओसीएल और बजाज होल्डिंग्स इन ग्रीन। तो कोई ब्लू जेट हेल्थ केयर और जेएसडब्ल्यू सीमेंट इन रेड आज की।